ओके, अभी हमने करना है डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल्स। तो दिस इज द इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ सॉलिड स्टेट। नाउ क्रिस्टल्स आर लाइक पीपल, इट इज द डिफेक्ट्स इन विच मेक द टेंड टू दे मेक देम इंटरेस्टिंग। ये कॉलिन हेम्फ्री की स्टेटमेंट है। क्रिस्टल पीपल की तरह है, जो अगर आपका आइडियल पीपल है तो वो कोई इंटरेस्टिंग नहीं है, बट अगर उसमें कुछ डिफेक्ट है तो वो उसको इंटरेस्टिंग बनाता है। क्लास में सबसे ज्यादा शरारती बच्चा सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है, क्योंकि इट इज द मोस्ट डिफेक्ट। ये बच्चे के भी सबसे ज्यादा डिफेक्ट्स हैं, तो इसलिए सबसे ज्यादा वो इंटरेस्टिंग है। चलो आगे चलते हैं। सो व्हाट इज द डिफेक्ट इन ए सॉलिड? जो सॉलिड होता है, इट कंसिस्ट ऑफ क्रिस्टल्स। तो जितनी भी डिस्कशन अभी तक हमने क्रिस्टल्स के बारे में की है, उसको आइडियल मान के चलिए कि जो लेटिस पॉइंट है उस पे कोई ना कोई आपका एटम या आयंस प्रेजेंट है। बट ऐसा होता नहीं है। कभी भी आपको ऐसा क्रिस्टल नहीं मिलेगा जिसमें हर पॉइंट पे कोई ना कोई आपका एटम प्रेजेंट हो या आयन प्रेजेंट हो। जो रियल क्रिस्टल्स होते हैं, दे आर नॉट परफेक्ट। उसमें कोई ना कोई आपकी इम्परफेक्शंस होती होती हैं, ठीक है। और एक आधी नहीं होती, काफी लार्ज नंबर ऑफ इम्परफेक्शंस होती है। तो उस इम्परफेक्शंस को हम बोलते हैं क्या है? वो बोलते हैं क्रिस्टल इफेक्ट। अब किसी सॉलिड में क्रिस्टल इफेक्ट ज्यादा हो सकती है, किसी में कम हो सकती है। बट ऐसा कभी भी नहीं होगा कि उसमें जीरो। कोई आपको ऐसा सॉलिड नहीं मिल सकता रूम टेम्परेचर पे कि जिसमें आपका जो डिफेक्ट हो वो जीरो हो। कुछ ना कुछ तो डिफेक्ट्स हमेशा रहेंगे रहेंगे। तो डिफेक्ट्स तो रहेंगे, पर उसकी वजह क्या है? व्हाट इज द कॉजेज फॉर डिफेक्ट? तो सबसे पहले तो वजह आती है टेम्परेचर। हाइयर द टेम्परेचर, हाइयर विल बी द imperfections। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही आयंस या एटम्स के पास में एनर्जी ज्यादा होगी, तो वो अपनी पोजीशन से डिसलोकेट हो जाएंगे। तो जो आइडियल क्रिस्टल होगा वो एग्जिस्ट करता ही नहीं रूम टेम्परेचर पे। वो कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा? आइडियल क्रिस्टल कैन एग्जिस्ट ओनली एट द जीरो कैल्विन। वो सिर्फ जीरो कैल्विन पे एग्जिस्ट कर सकता है, रूम टेम्परेचर पे नहीं कर सकता। सो टेम्परेचर इज द मेजर रीजन फॉर द इम्परफेक्शन। सेकेंड आता है रेडिएशन। एक्सपोजर टू हायर एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कैन ऑल्सो लीड टू इम्परफेक्शन। अगर मैं कोई क्रिस्टल लैटिस है और उसको जो हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जैसे एक्सरेज है या गामा रेज को एक्सपोज कर देता हूँ, तो जो क्रिस्टल पार्टिकल्स हैं, लैटिस पॉइंट्स पे जो एटम्स या आयंस हैं, वो एनर्जी गेन करके डिसलोकेट हो सकती है। तो एक्सपोजर टू रेडिएशन इज ऑल्सो द रीजन फॉर डिफेक्ट। फिर थर्ड आता है डोपिंग। नाउ व्हाट इज डोपिंग? इट इज द डेलिबरेट एडिशन ऑफ फॉरेन इम्प्योरिटीज इन ए क्रिस्टल। मतलब क्रिस्टल में ऐसे डिफेक्ट नहीं है, पर मैं उसमें क्रिएट कर रहा हूँ डिफेक्ट। अब मेरा पर्पस क्या है? मेरा पर्पस होता है उसकी इलेक्ट्रिक कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करना। तो डोपिंग से भी मैं किसी भी क्रिस्टल में डिफेक्ट्स को लेके आता हूँ। तो पर वो डेलिबरेट एडिशन है, दैट इज नॉट द के जो नेचर में एग्जिस्ट करता है वो डेलिबरेट एडिशन होंगे, पर दिस इज ऑल्सो रीजन फॉर द डिफेक्ट। तो दीज आर द थ्री मेजर रीजन फॉर द डिफेक्ट इन ए क्रिस्टल। अब ये डिफेक्ट्स फॉर है कौन कौन से, इसको हमने स्टडी करना है। सबसे पहले तो क्लासिफिकेशन ऑफ डिफेक्ट्स बेस्ड अपॉन द डायमेंशनलिटी, कि किस डायमेंशन में एग्जिस्ट करता है। ओके, तो इसको हम 0D, 1D, 2D, 3D में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं बेस्ड अपॉन द डायमेंशन। सबसे पहले तो आते हैं आपके पॉइंट डिफेक्ट्स, जो कि 0D में होते हैं। अब पॉइंट डिफेक्ट्स का मतलब क्या है? कि एक सिंगल पॉइंट पे आपका एटम या आयन जो है दैट इज मिसिंग, तो सिंपली वो क्या बन गया आपका पॉइंट डिफेक्ट। फिर आता है वन डायमेंशन। कोई लाइन है, ठीक है, उसमें डिफेक्ट आ रहा है, पूरी पूरी लाइन जो एटम्स की उसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट है, तो दैट विल बी द लाइन डिफेक्ट। फिर आता है आपका सरफेस या इंटरफेस या प्लेन। तो इसमें एक प्लेन में ही आपका जैसे एटम्स एक प्लेन में एग्जिस्ट कर रही है, तो वो प्लेन में शिफ्टिंग है, वो पूरे का प्लेन ही डिस्टॉर्टेड है, तो दैट इज द सरफेस या इंटरफेस इफेक्ट्स। फिर आता है थ्री डी इफेक्ट्स, थ्री डिफेक्ट सॉरी, दैट इज अ वॉल्यूम इफेक्ट, कि आपके पूरे वॉल्यूम में ही एटम्स जो है वो आपके गायब है। तो जो हमने यहाँ पे स्टडी करनी है, वो हमने पॉइंट इफेक्ट्स को डिटेल में स्टडी करना है। वी हैव टू स्टडी द पॉइंट इफेक्ट्स इन डिटेल। लाइन इफेक्ट्स में सिर्फ थोड़ी सी ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा, ये सीबीएसई के पार्ट में नहीं है, पर जेई मेंस या एडवांस में इसके क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो थोड़ा सा इसमें इसको बताएंगे, एच डिसलोकेशन है, स्क्यू डिसलोकेशन को। पर जो 0D या पॉइंट इफेक्ट्स हैं,
इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ सीबीएसई एज वेल एज अ कॉम्पिटिशन। सिर्फ लाइन डिफेक्ट्स की हम इंट्रोडक्शन लेंगे, और 2D और 3D तो बिल्कुल करना ही नहीं है, क्योंकि ना तो ये कंपटीशन के सिलेबस में है, ना ये सीबीएसई के सिलेबस में है, तो इसको तो बिल्कुल ही नहीं करना। तो चलो आगे चलते हैं। सबसे पहले तो हम पॉइंट डिफेक्ट्स को स्टडी करेंगे। नाउ व्हाट आर द पॉइंट डिफेक्ट्स? These point defects are the irregularities or deviation from ideal arrangement around a lattice point or an atom in a crystalline substance। ये तो आपको पता है, जो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है वो एटम का बना होगा या आयंस का। तो जो उसके लैटिस पॉइंट पे, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर कोई इरेगुलरिटी या डिविएशन है या डिफेक्ट है, तो उसको सीधा बोलेंगे पॉइंट डिफेक्ट। सपोज करो ये एटम्स हैं, इट इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब यहाँ पे एटम मिसिंग है, दिस एटम इज मिक्सिंग, तो ये किस्म की वैकेंसी क्रिएट कर रहा है। तो ये कौन सा डिफेक्ट है? दिस इज ए सम काइंड ऑफ वैकेंसी डिफेक्ट एंड इट इज अ पॉइंट डिफेक्ट। अब ये वैकेंसी डिफेक्ट क्यों, किस लिए, कैसे, उसको बाद में स्टडी करेंगे। पर इतना मानो कि यहाँ से एटम मिसिंग एक पॉइंट से, तो इट विल बी अ पॉइंट डिफेक्ट विच इज कॉल्ड द वैकेंसी डिफेक्ट। और दूसरा क्या है कि इस एटम की जगह एक फॉरेन एटम आके प्लेस्ड है। नाउ यहाँ पर एटम तो आ गया, बट इट इज नॉट, जैसे ये ए एटम्स है, बाकी ए एटम्स है, और ये यहाँ पर बी एटम आके बैठा हुआ है। तो दिस इज ऑल्सो पॉइंट डिफेक्ट, क्योंकि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ पर अकर हो रहा है, बट इट विल बी कॉल्ड द इम्प्योरिटी या सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ए को रिप्लेस कर दिया बी ने, तो दिस इज ए पॉइंट डिफेक्ट, पर इसको इम्प्योरिटी या सब्स्टिट्यूशन डिफेक्ट बोलेंगे। तो दिस इज द ब्रीफ आइडिया ऑफ पॉइंट डिफेक्ट। अब हम इसकी डिटेलिंग में जाते हैं। सबसे पहले तो पॉइंट डिफेक्ट्स की हम क्लासिफिकेशन करेंगे, हाउ पॉइंट डिफेक्ट्स दे आर क्लासिफाइड। तो ये तीन टाइप से आपके जो होते हैं क्लासिफाई होते हैं। सबसे पहले तो आता है स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट, सेकंड आएगा नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट, और थर्ड होगा आपका इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ये थ्री मेजर क्लासिफिकेशन है। कई बुक्स में जो इम्प्योरिटी डिफेक्ट को नॉन स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट के अंदर इंक्लूड किया गया है, वो गलत है। उसका रीजन भी बताऊंगा व्हाई इट इज रॉन्ग। जो इम्प्योरिटी डिफेक्ट है दैट इज ए सेपरेट काइंड ऑफ डिफेक्ट, उसको नॉन स्टैक्योमेट्रिक के अंदर नहीं लेते, कई में लिया हुआ है पर वो गलत है। ठीक है, स्टाइकोमेट्री डिफेक्ट जो है वो चार टाइप के हैं आपके: शॉर्टकी डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इनकी डिटेलिंग करेंगे। देन नॉन स्टाइकोमेट्री डिफेक्ट्स, देयर आर टू टाइप्स: मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। और इम्प्योरिटी डिफेक्ट एक टाइप का ही होता है, इम्प्योरिटी को उसमें ऐड कर देते हैं। तो ये मेजर क्लासिफिकेशन है। फिर इसके आगे चलते हैं। नाउ सबसे पहले मैं स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट, इसको स्टाइशियोमेट्री बोलते हैं या स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट भी बोल देते हैं। तो दोनों टाइप की प्रोनाउंसिएशन आपकी चलेंगी, स्टाइकोमेट्री या स्टाइशियोमेट्री, कोई भी गलत नहीं है, दोनों बिल्कुल ठीक है। तो सबसे पहले तो स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट या स्टाइशियोमेट्रिक डिफेक्ट का मतलब क्या है? जैसे ये एक NaCl का क्रिस्टल आपको नजर आ रहा है। सपोज करो इसमें Na पॉजिटिव 100 है। सपोज कर लो Na पॉजिटिव जो आयंस है वो 100 है, और Cl नेगेटिव आयंस भी 100 है। ओके, तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव की रेशियो क्या हुई? इट इज 1:1। बिल्कुल ठीक है। अब इसमें डिफेक्ट अकर हुआ। डिफेक्ट में क्या हुआ? यहाँ से Na पॉजिटिव को रिमूव कर दिया, हीट किया तो Na पॉजिटिव निकल गया, और यहाँ से ये Cl नेगेटिव निकल गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये वैकेंसी क्रिएट होगी। जहां से पॉजिटिव आयन जाता है, कटायन गया, तो वहां पे कटायन वैकेंसी जनरेट हो जाती है। दैट इज कॉल्ड द कटायन वैकेंसी, बिकॉज जो कटायन है वो चला गया, और यहाँ पे आपका अनायन चला गया, तो दिस इज अनायन वैकेंसी। ठीक है, अनायन वैकेंसी। अब एक एक दोनों चले गए। अब Na पॉजिटिव कितना हो गया? जब डिफेक्ट हो गया तो Na पॉजिटिव इज 99, एंड Cl नेगेटिव वो भी 99। तो रेशियो क्या हुई? Na पॉजिटिव अपॉन Cl नेगेटिव, दैट इज 1:1। ठीक है, तो यहाँ पर भी 1:1 थी, यहाँ पर भी 1:1 है। तो यानी डिफेक्ट के बाद भी रेशियो क्या रही? सेम रही। तो स्टोक्योमेट्री या स्टोशियोमेट्री में कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ऐसे डिफेक्ट, हालांकि अब डिफेक्टेड हो गया है, कीटायन वैकेंसी भी है, नॉन वैकेंसी भी है, तो बस स्टैक्योमेट्री मेंटेन की गई है। तो ऐसे डिफेक्ट को क्या बोलेंगे? इट विल बी कॉल्ड द स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट। नाउ इसकी अब प्रॉपर्टीज क्या होगी? रेशियो बिटवीन anion एंड anion रिमेन्स द सेम, अभी आपको बता दिया। स्टोइकोमेट्री इज मेंटेन, दैट इज आपको बता दिया कि स्टोइकोमेट्री 1:1 ही रहेगी। मॉलिक्यूलर फार्मूला रिमेन्स द सेम, NaCl NaCl ही रहा।
ऑल्सो कॉल्ड द इंट्रिंसिक और थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट। इसको इंट्रिंसिक या थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी बोलते हैं कि मॉलिक्यूल के अपने अंदर ही सब कुछ हो रहा है, इंटरनली Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव गायब हो रही है। और हो क्यों रही है? हीट करने की हो रही है। बाहर से कोई इम्प्योरिटी वगैरह नहीं डाली गई, अपने अंदर ही जो कुछ हुआ इनका Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव खुद ही लैटिस साइड छोड़ के चले गए। तो और हुआ क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसको हीट किया गया है, तो इसलिए हुआ है। तो इसको इंटरेस्टिंग या थर्मोडायनेमिक इफेक्ट भी बोलते हैं। अब आगे चलते हैं। जो स्टैक्योमेट्री इफेक्ट्स होते हैं वो कौन कौन से टाइप के होते हैं? सबसे पहले आता है वैकेंसी, देन इंटरस्टिशियल, देन फ्रैंकल इफेक्ट, देन शॉटकी या स्कॉटकी इफेक्ट। दोनों ही नाम चलते हैं इसके, और स्पेलिंग भी आपको अलग अलग मिलेंगे बुक्स में। ये टी होगा, कहीं पे टी लिखा होगा, डबल के होगा, ठीक है, कहीं पे डबल टी और के वाई, क्योंकि बेसिकली जर्मन साइंटिस्ट हैं, उनके स्पेलिंग्स में हमेशा कुछ ना कुछ वेरिएशंस रहती हैं। तो चलो वो हमारा इशू नहीं है। तो सबसे पहले हम करते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। तो वैकेंसी डिफेक्ट का मतलब क्या है? आपका एक लैटिस है, ठीक है, एक कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड है, उसमें से जो एटम्स हैं दे आर मिसिंग फ्रॉम देयर नॉर्मल साइड, जहाँ पे होना चाहिए था वहां से मिसिंग है, तो दैट विल बी कॉल्ड द सिंपली वैकेंसी डिफेक्ट। जैसे आपको ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, यहाँ पर एटम प्रेजेंट नहीं, यहाँ पर एटम आपका प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, वैकेंसी क्रिएट होगी। तो दैट विल बी कॉल्ड द सिंपली वैकेंसी डिफेक्ट। एटम मिसिंग फ्रॉम एन एटॉमिक साइड। एक चीज का ध्यान रखना, मोस्ट ऑफ द टाइम जो वैकेंसी डिफेक्ट होगा वो आपका आयनिक सॉलिड में नहीं होगा। ये जो होगा दैट विल बी इन द केस ऑफ मॉलिकुलर सॉलिड। आयनिक के केस में उसका कुछ नाम और हो जाता है, ये मॉलिकुलर सॉलिड के केस में होगा, जहाँ पे एटम्स या आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं। एटम मिसिंग फ्रॉम एन एटॉमिक साइट occurs ड्यू टू imperfect पैकिंग ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन। मोस्टली क्या होता है कि जब ये क्रिस्टलाइज हो रहा होगा, इसको हमने मोल्टन किया होगा, मोल्टन करके हम इसकी कूलिंग कर रहे होंगे, तो उस टाइम कहीं ना कहीं क्रिस्टल लैटिस में कुछ एटम क्या होंगे, वो मिसिंग होंगे, वो गायब हो चुके होंगे। दूसरा, इट रिजल्ट इन द डिक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। ये अगर यहाँ पर एटम मिसिंग है, तो यहाँ पे नेचुरली डेंसिटी आपकी कम होगी। सपोज करो इसी का एक क्रिस्टल है जहां पर ये एटम्स प्रेजेंट है, तो उसका वॉल्यूम तो सेम ही है, मास उसके इसमें ज्यादा हो गया, तो D इज इक्वल टू एम अपॉन वी। अगर यहाँ पर एटम्स प्रेजेंट होते तो मास ज्यादा होता, वॉल्यूम तो सेम ही है, तो डेंसिटी ज्यादा होती, पर अब यहाँ पर मास है नहीं, एटम मिसिंग है, मास कम हो गया, वॉल्यूम सेम है, तो डेंसिटी डिक्रीज होगी। तो इट रिजल्ट्स इन द डिक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। इसको याद रखना कि वैकेंसी में आपका हमेशा डिक्रीज इन डेंसिटी होता है। ओके। और दूसरी चीज, अगर मैं इसको हीट करना स्टार्ट कर दूं, तो यहाँ से एटम जो हैं वो एनर्जी गेन करेंगे और क्रिस्टल लैटिस को छोड़ के चले जाएंगे। तो टेम्परेचर राइज करने से वैकेंसी डिफेक्ट क्या होगा आपका, वो इंक्रीज होगा। तो दिस इज द वैकेंसी डिफेक्ट। फिर आगे चलते हैं, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो नाम से क्लियर है, इंटरस्टिशियल। एक चीज इसमें और मैं आपको बताता हूँ, आप इसको नाम से याद करने की कोशिश करो। जैसे पिछली स्लाइड में था वैकेंसी, वैकेंसी का मतलब क्या होता है कि कहीं ना कहीं कोई वैकेंसी क्रिएट होगी। वैकेंसी मतलब अनऑक्युपाई ऑफ समथिंग, कि कोई चला गया, कोई कहीं से लेटिस पॉइंट से एटम चला गया, तो एक वैकेंसी क्रिएट होगी। तो उस तरीके से आप इसको याद रखो। सेकंड, इंटरस्टिशियल इफेक्ट। अब इंटरस्टिशियल इफेक्ट का मतलब क्या हुआ, पहले इंटरस्टिशियल का मतलब समझते हैं। दैट इज सिंपली द वॉइड बिटवीन एटम्स, ठीक है। जैसे ये एटम्स हैं आपके ग्रे कलर के, तो इसके बीच में जो ये स्पेसिस नजर आ रही हैं, दीज आर द इंटरस्टिशियल साइट्स, या इसको वर्ड्स बोलते हैं, ठीक है। तो इनमें कोई एटम आपका प्रेजेंट होगा, इंटरस्टिशियल एटम प्रेजेंट होगा, कोई बाहर से एटम यहाँ के आपका प्रेजेंट होगा। तो इंटरस्टिशियल इफेक्ट में क्या होगा, देयर विल बी एडिशन ऑफ एन एक्स्ट्रा एटम विद इन ए क्रिस्टल स्ट्रक्चर। कोई जो आपकी रेगुलर स्ट्रक्चर है वो तो ऐसे मेंटेन्ड है, कोई बाहर से आके एटम यहाँ पर, छोटा एटम यहाँ पर आके प्रेजेंट हो गया होगा। तो होगा क्या उससे, दिस डिफेक्ट इंक्रीजेस द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। उससे क्या होगा, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस क्या हो जाएगी आपकी, इंक्रीज हो जाएगी, कॉजेज एटॉमिक डिस्टॉर्शन। अब इससे होगा क्या, ये यहाँ के फिट तो हो गया, पर ये कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत यहाँ पर डिस्टॉर्शन कॉज करेगा, इसको हल्का सा, जो इसके अराउंड ज्योमेट्री है उसको हल्का सा डिस्टर्ब करेगा। फिर वैकेंसी एंड इंटरस्टिशियल इनवर्स फेनोमेना, ये दोनों इनवर्स हैं। क्यों? वैकेंसी से क्या होता था, आपकी डेंसिटी डिक्रीज होती थी, जबकि इससे डेंसिटी क्या होती है आपकी, इंक्रीज होती है।
यहाँ पे क्या हुआ था, आपका एटम छोड़ के चला गया था और वहां से बाहर से कोई एटम यहाँ पे आके प्लेस हो गया। तो दीज आर इनवर्स फेनोमेना। फिर आता है आपका शॉर्टकट इफेक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और नंबर ऑफ क्वेश्चन इस पे आते हैं, जो जेई मेंस एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट की उसके आगे फ्रैंकल, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द कंपटीशन। नाउ जो शॉर्टकट इफेक्ट होता है, ये बेसिकली आयनिक सॉलिड्स में होता है। ओके, और ये एक किस्म का वैकेंसी डिफेक्ट है। ओके, नाउ पीछे जब मैंने वैकेंसी डिफेक्ट किया तो मैंने स्पेसिफिकली बोला था आपको कि वो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में होगा, आयनिक सॉलिड्स के केस में नहीं होगा। जब आयनिक्स के सॉलिड्स के केस में वैकेंसी डिफेक्ट को लेता हूँ, तो उसका एक पर्टिकुलर नेम होता है, दैट इज कॉल्ड द शॉर्टकी। इट इज बेस्ड अपॉन द साइंटिस्ट, साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है। यानी कि अगर मैं सिर्फ वैकेंसी डिफेक्ट बोलता हूँ तो वो मॉलिक्यूलर सॉलिड में होगा, बट अगर मैं शॉर्टकी डिफेक्ट बोल रहा हूँ तो इट इज अ वैकेंसी डिफेक्ट, बट इट इज प्रेजेंट इन द केस ऑफ आयनिक सॉलिड्स। आयनिक सॉलिड्स के केस में ही शॉर्टकट इफेक्ट होगा, या वैकेंसी डिफेक्ट्स इन द आयनिक सॉलिड इज कॉल्ड द शॉर्टकट इफेक्ट। ओके, अब इसमें होता क्या है शॉर्टकट इफेक्ट में, आयनिक सॉलिड है, एक आपका कटायन गायब होगा, एक अनायन, इक्वल नंबर ऑफ कटायन एंड इक्वल नंबर ऑफ अनायन, दे आर मिसिंग फ्रॉम द लैटिस साइट। ओके, अगर इक्वल नंबर होगा तो इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी तो मेंटेन होनी होनी है। ओके, तो जब इक्वल नंबर ऑफ कटायंस और अनायंस आपके मिसिंग होंगे लैटिस साइड से, उसको बोलेंगे शॉर्टकट इफेक्ट। तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सबसे पहले तो इक्वल नंबर ऑफ अनायंस एंड कटायन वैकेंसीज, ठीक है, ये क्रिएट हो जाती हैं। ठीक है, इट इज ए वैकेंसी डिफेक्ट इन आयनिक सॉलिड, इसको मान के चलना। सेकंड, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन, इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होगी क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ कटायंस एंड अनायन मिसिंग है। ओके, दूसरा, ये किस आयनिक सॉलिड्स में होता है, आयनिक सॉलिड्स में तो होता है, पर किन आयनिक सॉलिड्स में होता है, ये इंपॉर्टेंट है। ये होता है आपका स्मॉल डिफरेंस इन साइज ऑफ कटायन एंड अनायन। जो कटायन एंड अनायन का साइज होना चाहिए वो अप्रोक्सीमेटली इक्वली होना चाहिए, या मतलब आप कह सकते हो या तो अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो या साइज में कोई बहुत ज्यादा फर्क ना हो। ठीक है, अनायन का साइज बड़ा होगा पर कटायन से बहुत ज्यादा बड़ा ना हो, स्मॉल डिफरेंस इन साइज ऑफ कटायन एंड अनायन। अब यहाँ से एक और बात निकल के आती है, अगर स्मॉल डिफरेंस है, इफ देयर इज स्मॉल डिफरेंस, तो आर ए पॉजिटिव अपॉन आर बी नेगेटिव, रेडियस रेशियो ज्यादा होगी या कम होगी। अगर दोनों के साइजेस में डिफरेंस ज्यादा नहीं है तो रेडियस रेशियो ज्यादा होगी या कम होगी। यार इट विल बी हाई, जब इनके साइज, क्योंकि वन से ऊपर तो हो ही नहीं सकती रेडियस रेशियो, वो तो आपका एक्सट्रीम केस है। इन द केस ऑफ वन से ऊपर तो रेडियस रेशियो हो ही नहीं सकती। जब आर ए पॉजिटिव का साइज आर बी नेगेटिव के इक्वली है, ए पॉजिटिव का साइज और बी नेगेटिव में फर्क नहीं है, तो रेडियस रेशियो तो हाई होनी होनी है। और अगर रेडियस रेशियो हाई होगी तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी हाई होगा। मैंने आपको बताया था कि अगर रेडियस रेशियो हाई होती है तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी हाई होता है। रेडियस रेशियो आपकी वन किस केस में होती है, आपकी सीसीपी और एचसीपी स्ट्रक्चर के केस में होती है, और उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 12, और इससे ज्यादा कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये बात समझ में आती है ना। तो कंपाउंड्स विद हाई कोऑर्डिनेशन नंबर एंड रेडियस रेशियो, देखो ये सारी मैं क्यों आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसका रीजन क्या है कि आप एक चीज को पकड़ के चलो कि ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव के साइज में कोई डिफरेंस नहीं है, तो उससे आपको रेडियस रेशियो को पता चल जाएगा कि रेडियस रेशियो वन के इक्वल होगी या हाई होगी। वन से ऊपर तो खैर हो ही नहीं सकती। अगर रेडियस रेशियो हाई है तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी हाई होगा। तो यानी कि अगर आप थर्ड पॉइंट को अच्छी तरह कर रहे हो तो फोर पॉइंट याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये याद रखना, कंपाउंड विद हाई कोऑर्डिनेशन नंबर एंड रेडियस रेशियो वाले शॉर्टकट इफेक्ट को शो करते हैं। फिर जब कटायन मिसिंग है, अनायन मिसिंग है, तो इट विल डिक्रीज द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल ड्यू टू कटायन एंड वैकेंसी। ये भी क्लियर है कि जब कटायन एंड अनायन वैकेंसीज होंगी तो ये डेंसिटी को भी डिक्रीज करेगा, दिस इज ऑल्सो ओके। फिर इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी इंक्रीजेस ड्यू टू कटायन एंड अनायन वैकेंसीज। जब भी आपकी कटायन एंड अनायन वैकेंसीज क्रिएट होती हैं तो क्रिस्टल लैटिस आपका डिस्टर्ब हुआ। ठीक है, ये क्रिस्टल लैटिस आपका जो है डिस्टर्ब हुआ। मैंने आपको बताया जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं नॉर्मली दे आर इंसुलेटर्स,
इन द परफेक्ट, क्योंकि वो हिल नहीं सकते, ये अपनी पोजीशन को छोड़ नहीं सकते। बट जब यहाँ पर डिस्टॉर्शन कॉज होती है, देन दे स्टार्ट मूविंग। ये बी नेगेटिव अब यहाँ पर मूव कर, मतलब जो आपका ए पॉजिटिव है, ठीक है, ये मूव करना स्टार्ट कर जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पर डिस्टॉर्शन हो गई हैं, तो इनकी मूवमेंट क्वाइट पॉसिबल है कि कुछ आयन यहाँ से मूव कर जाए। तो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाती है ड्यू टू कटायन एंड अनायन वैकेंसीज। ये एक यहाँ पर प्रॉब्लम आती है, तो इसकी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी कुछ ना कुछ इंप्रूव हो जाती है। फिर ये शो कौन से करते हैं? NaCl, KCl, KBr, CaCl, AgBr। अब जिनका साइजेस बड़ा होगा कटायंस का, कटायंस विद बिगर साइजेस, वो क्या करेंगे? शॉर्टकट इफेक्ट को शो करेंगे। अब मुझे आप बताइए कि जो पीरियोडिक टेबल होता है, उसमें सबसे बड़े साइजेस के कटायंस कौन से होते हैं जिनका साइज बहुत बड़ा हो? तो वो आपके होते हैं अल्कलाई मेटल्स। क्यों अल्कलाई मेटल्स बड़े होते हैं? क्योंकि वो सबसे लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं। आपको ये पता है कि इन ए पीरियड alkali group metals, they have the largest size because they are placed extreme left of the periodic table। यानी कि कैटायन का साइज बिगर किसका होगा? Na पॉजिटिव का, K पॉजिटिव का, ठीक है, और आपका हो गया CS पॉजिटिव का, इनका साइज बहुत बड़ा होगा। तो इनके जो हलाइड्स होंगे, जैसे CaCl, KCl, NaCl, तो ये क्या करेंगे? दे विल बी फॉर्मिंग द शॉर्टकट इफेक्ट। ये शॉर्टकट इफेक्ट को शो करेंगे। तो ग्रुप वन के जो भी अल्काइल हैलाइड्स हैं, दे विल शो द शॉर्टकट इफेक्ट। इतनी डिस्कशन क्लियर है शॉर्टकट इफेक्ट के मामले में? इस पे बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं, इन सभी पे बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं। तो सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं कि कौन से ग्रुप के शो करते हैं। अल्कलाई मेटल्स के जो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, वो ये शो करते हैं। क्यों शो करते हैं? क्योंकि साइज उनका सबसे बिगर होता है। ओके, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, रेडियस रेशियो भी इसकी हाई होगी। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी इट विल गेट इम्प्रूव ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैटायन एंड अनायन वैकेंसीज। तो इतना क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। फिर इसमें आता है शॉर्टकट इफेक्ट में नंबर ऑफ डिफेक्ट्स। नाउ दिस इज द फार्मूला जो एनसीईआरटी में तो नहीं है, इवन कंपटीशन में भी नहीं पूछते हैं, पर फिर भी मैंने आपको बता रहा हूँ। तो नंबर ऑफ डिफेक्ट्स ऑफ शॉर्ट की, के आपके शॉर्ट की में कितने डिफेक्ट्स होंगे जो कटायन एंड अनायन वैकेंसीज क्रिएट हो रही हैं, उसका कोई फार्मूला है? तो ये एक एक्सपेरिमेंट बेस्ड फार्मूला है। तो क्या है इसमें? द नंबर ऑफ वैकेंसीज या डिफेक्ट ऑफ शॉर्ट की इज गिवन बाय फार्मूला। ये n क्या है? n इज द नंबर ऑफ वैकेंसीज। इट इज इक्वल टू कैपिटल N एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट मतलब e, दिस इज फार्मूला इज n कैपिटल N e रेज टू पावर माइनस e अपॉन, सॉरी, ई वी अपॉन के बी मल्टीप्लाई बाय टी। नाउ व्हाट इज दिस फार्मूला? एन तो नंबर ऑफ वैकेंसीज होगी, अनायन या आपकी कैटायन वैकेंसीज। व्हाट इज एन? एन इज द नंबर ऑफ एटम्स, मतलब कितने आपके यहाँ पर एटम्स प्रेजेंट हैं, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव कितने प्रेजेंट है टोटल। ई एक्सपोनेंट हो गया। व्हाट इज ईवी? ईवी इज एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन इफेक्ट ऑफ शॉर्ट। इसका मतलब क्या है? हो सकता है लो टेम्परेचर पे शॉर्टकट इफेक्ट हो ही ना, क्योंकि अगर यहाँ से कैटायन एंड अनायन वैकेंसीज क्रिएट होनी है तो इसको कुछ तो एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जितनी एनर्जी देनी है इस डिफेक्ट को कॉज करने के लिए, दैट इज ईवी, ठीक है। एंड व्हाट इज टी? टी इज द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड इन केल्विन। 0 केल्विन में तो कोई डिफेक्ट होना ही नहीं है, तो कुछ ना कुछ टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर या थोड़ा एलिवेटेड टेम्परेचर रखना पड़ेगा ताकि कुछ इसमें यहाँ पे डिफेक्ट्स क्रिएट हो। तो दैट इज द टी इन केल्विन। एंड व्हाट इज केबी? केबी इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। नाउ व्हाट इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट? ये हमने किया था उसमें स्टेट्स ऑफ मैटर में, दैट इज आर अपॉन Na। व्हाट इज आर? आर इज द गैस कांस्टेंट और Na इज द एवोगैड्रो नंबर। ओके, तो दिस इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। नाउ इस फार्मूले की रेलेवेंस क्या है? फार्मूले की रेलेवेंस कुछ नहीं है, बस इसको याद कर लो, कोई पूछेगा नहीं आपको, बट दिस इज फॉर द ओनली इंफॉर्मेशन। इवन कंपटीशन में भी क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है, ये जस्ट एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। चलो आगे चलते हैं। देन कम्स द सेकंड फ्रैंकल इफेक्ट। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट।
ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ इसकी पहले तो इसको फ्रैंकल इफेक्ट को कर लेते हैं, फिर मैं इसका जो शॉर्टकी और जो फ्रैंकल इफेक्ट है उसमें डिफरेंशिएशन पॉइंट क्या है, व्हाट इज द कॉन्ट्रास्टिंग नेचर ऑफ शॉर्टकी एंड फ्रैंकल इफेक्ट, उसको डिस्कस करेंगे। पर पहले इसको स्टडी कर लेते हैं। नाउ व्हाट इज फ्रैंकल इफेक्ट, इसको देखते हैं। फ्रैंकल इफेक्ट में क्या होता है, इट इज ऑल्सो इन द आयनिक सॉलिड्स, ये भी आयनिक सॉलिड्स के केस में ही होगा। तो इसमें क्या होगा, जो फ्रैंकल इफेक्ट में जो कटायन होगा वो अपनी नॉर्मल पोजीशन को छोड़ देगा। ये कटायन की पोजीशन थी, ये छोड़ के किस में आ गया आपका, ये लैक्टिस साइट में आ गया, सॉरी इंटरस्टिशियल साइट में आके फंस गया। ये इंटरस्टिशियल साइट है, यहाँ पे आके ये फंस गया। ओके, अपनी पोजीशन को छोड़ दिया और कहीं पे भी आके इंटरस्टिशियल साइट में आके ये फंस गया। ठीक है, तो एक कटायन वैकेंसी को इसने जनरेट कर दिया। ठीक है, अपनी पोजीशन को छोड़ दिया, कटायन वैकेंसी को जनरेट कर दिया। तो what is this, cation is missing from its lattice site and present in the interstitial site, so it is a combination of vacancy and interstitial effect। ये दो का मिक्सचर हो गया, एक तो वैकेंसी का केस ने वैकेंसी क्रिएट कर दी, और दूसरा इंटरस्टिशियल, ये इंटरस्टिशियल साइड में आके फंस गया। बट यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली है, जो वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होता था, जो एटम्स था वो अपनी पोजीशन से निकलता था और क्रिस्टल लैटिस के बाहर चला जाता था। और इंटरस्टिशियल में क्या होता था, एक बाहर से एटम आता था और यहाँ पे आके फंस जाता था, जब यहाँ पे लोकेट होता था। यहाँ पर दोनों ही चीजें नहीं हो रही। जो एटम है उसने अपनी पोजीशन को तो छोड़ दिया, आयन ने, कटायन ने अपनी पोजीशन को छोड़ दिया, तो एक कटायन किसने जनरेट कर दी, पर वो क्रिस्टल लैटिस के बाहर नहीं गया, वो इंटरस्टिशियल साइट में आके ही प्रेजेंट हो गया। ठीक है, तो थोड़ा ये कॉन्ट्रास्टिंग है एज कंपेयर टू प्योरली वैकेंसी या इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, उससे कॉन्ट्रास्टिंग नेचर में है। तो आयनिक सॉलिड के केस में आप कह सकते हो कि कॉम्बिनेशन ऑफ वैकेंसी एंड इंटरस्टिशियल इफेक्ट है। इन केस ऑफ आयनिक सॉलिड्स, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स नहीं, उसमें जो वैकेंसी एंड इंटरस्टिशियल है वो बिल्कुल डिफरेंट है। ये बात मान के चलना कि जो वो प्योर वैकेंसी एंड इंटरस्टिशियल इफेक्ट्स हैं उनका मीनिंग ही बिल्कुल डिफरेंट है, कि वहां से एटम निकला और क्रिस्टल लैटिस को छोड़ के चला गया, और इंटरस्टिशियल इफेक्ट में बाहर से एक फॉरेन एटम आया और क्रिस्टल लैटिस में आके बैठ गया। तो उनका मीनिंग इंटायरली डिफरेंट है। यहाँ पे मीनिंग बहुत डिफरेंट है फ्रैंकल के केस में। तो स्पेशल टाइप ऑफ सम काइंड ऑफ स्पेशल डिफेक्ट हो गया ये। तो बहरहाल इट इज मिक्सचर ऑफ वैकेंसी एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट इन द केस ऑफ आयनिक सॉलिड। सेकंड पॉइंट, इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी इज मेंटेन। क्यों? क्योंकि कटायन ने अपनी साइड को तो छोड़ दिया पर कटायन क्रिस्टल लैटिस से बाहर नहीं निकला। तो नंबर ऑफ आपके जितने आपके पॉजिटिव आयन है उतने ही आपके नंबर ऑफ नेगेटिव आयन भी हैं, जितने कटायन है उतने आयन हैं। स्टाइकोमेट्री भी मेंटेन की हुई है। ठीक है, अब इसमें थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कटायन इज वेरी सिंपल एज कंपेयर टू अनायन। इसमें जो साइज ऑफ कटायन है, जो ए पॉजिटिव का साइज है वो आपका बी नेगेटिव के साइज से छोटा है। ओके, देयरफॉर यहाँ पे जो इंटरस्टिशियल साइड्स हैं वो बड़ी हैं। ठीक है, इसमें छोटा एटम आके फंस सकता है। ओके, अब ए पॉजिटिव का साइज बी नेगेटिव से छोटा है, तो अगर मैं रेडियस रेशियो की बात करता हूँ आर ए पॉजिटिव अपॉन आर बी नेगेटिव, तो इट विल बी लेस देन वन, ये वन से काफी लेस होगी, यानी कि रेडियस रेशियो विल बी लेस। अगर रेडियस रेशियो कम है, इफ देयर इज लो लो रेडियस रेशियो, तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी लो होगा। ओके, तो दिस इज द फोर्थ पॉइंट, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ये कंपाउंड में किसमें साथ में होगा, लो कोऑर्डिनेशन नंबर है, लो रेडियस रेशियो, नो इफेक्ट ऑन डेंसिटी, इसकी डेंसिटी पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। यहाँ पर कटायन ने अपनी लैटिस साइड को तो छोड़ दिया, पर ये कहाँ जाके फंसा, ये रहा तो अंदर ही। तो मॉलिक्यूलर जो मासा है उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा, कटायन अंदर का अंदर ही रहा, बाहर तो गया नहीं, तो मास पे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। वॉल्यूम तो सेम है, ये तो डेंसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि मास इज नॉट चेंज, सो डेंसिटी इट विल ऑल्सो नॉट गेट चेंज। फिर आता है इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी स्लाइटली इंक्रीजेस ड्यू टू कटायन वैकेंसी। इसमें भी आपकी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाएगी क्योंकि यहाँ पर कटायन वैकेंसी आपकी जनरेट होगी, पर एज कंपेयर टू शॉर्टकट इफेक्ट इट विल बी लेस। अब ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स देते हैं जैसे ZnS, AgCl, AgBr, AgI, रीजन भी क्योंकि वहां पे जो ट्रांजिशन मेटल का साइज होता है Zn2 पॉजिटिव हो गया या Ag का साइज हो गया, इट इज स्मॉल एज कंपेयर टू अल्कलाई मेटल्स, इट इज स्मॉल।
तो देयरफॉर ये आपके क्या करते हैं, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो फ्रैंकल इफेक्ट को शो करते हैं। ओके, अगेन नंबर ऑफ डिफेक्ट ऑफ फ्रैंकल, अगेन वो फार्मूला है यहाँ पर, जो आपके फ्रैंकल इफेक्ट है उसको कैसे देंगे, एन इज इक्वल टू एन डैश इंटू एन, ठीक है, का अंडर रूट एक्सपोनेंट माइनस ई एफ अपॉन टू इंटू के बी इंटू टी। अब ये एन क्या है, एन आपके क्या है, नंबर ऑफ एटम्स है। ओके, कि यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, बेसिकली आयंस कितने हैं। ओके, फिर एन डैश इज द नंबर ऑफ इंटरसेट साइड विच कैन टेक अप फ्री एटम। अब इसका मतलब क्या है कि जैसे चार एटम की बनी हुई एक इंटरसेट साइड है, तो ये आपको देखना है कि पर सेंटीमीटर क्यूब कितनी इंटरसेट साइड्स आपकी प्रेजेंट है। ठीक है, ये नहीं कि जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे उतनी इंटरसेट साइड्स होंगी। अगर आप देखते हो यहाँ पे 1 2 3 4, 4 मिलके एक बना रही है, किसी केस में 6 मिलके भी एक बना सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर। फिर एन इज द नंबर ऑफ, एन क्या है, नंबर ऑफ डिफेक्ट्स पेयर ऑफ फ्रैंकल, फ्रैंकल ने कितने यहाँ पे डिफेक्ट्स क्रिएट किए। Kb is the Boltzmann constant, T is the temperature of solid, EF is the energy of formation of pair of Frankel। क्योंकि रूम टेम्परेचर पर जो फ्रैंकल इफेक्ट है वो 0 केल्विन पे तो होना ही नहीं, कुछ ना कुछ तो एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। हो सकता है रूम टेम्परेचर भी हो जाए, हो सकता है और एनर्जी देनी पड़े, तो यहाँ पर टेम्परेचर और जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी वो आपको पुट करना पड़ेगा। अगेन दिस फार्मूला इज, अगेन मतलब शायद ही पूछे आपको, बस बता दिया गया। नाउ अब यहाँ पर जो फ्रैंकल और जो शॉर्टकिट इफेक्ट है उसका कॉन्ट्रास्ट करना है। नाउ व्हाट इज द कॉन्ट्रास्टिंग, सबसे पहले तो जो डेंसिटी है इलेक्ट्रोनेगेटिव दोनों में मेंटेन रहेगी। डेंसिटी, शॉर्ट के केस में क्या डेंसिटी में फर्क पड़ता है, डेंसिटी डिक्रीज होती है। फ्रैंकल के केस में डेंसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा, उसमें साइज ऑफ कटायन एंड अनायन सेम होते हैं, पर यहाँ पे फ्रैंकल के केस में जो कटायन होगा इट विल बी स्मॉलर एज कम्पेयर टू नाइन। थर्ड केस, वहां पे हाई कोऑर्डिनेशन नंबर हाई रेडियस रेशियो, यहाँ पे लो कोऑर्डिनेशन नंबर फ्रैंकल के केस में एंड लो रेडियस रेशियो। ठीक है, तो ये है, वहां पे वो फर्स्ट जो ग्रुप वाले आपके अल्कलाई मेटल्स हैं वो इसको देंगे शॉर्ट की को, और फ्रैंकल को देंगे डी ब्लॉक वाले। अब यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस आता है, जो ये एजीबीआर है, एजीबीआर इसको याद रखना, सिल्वर ब्रोमाइड, ये बड़ा इंटरेस्टिंग कंपाउंड है। ये फ्रैंकल एंड शॉर्टकी दोनों देता है, और कम से कम ये 30 40 टाइम्स ये क्वेश्चन पूछा गया है डिफरेंट कंपटीशन में, इवन सीबीएसई में। नेम द आयनिक कंपाउंड विच गिव्स बोथ फ्रैंकल एंड शॉर्टकी, तो उसका आंसर है एजीबीआर। अगेन एंड अगेन ये अब नीट 2020 में ही पूछा गया, विच ऑफ द कंपाउंड विच शोज द फ्रैंकल एंड शॉर्टकी इफेक्ट बोथ, तो उसका आंसर है एजीबीआर। तो नंबर ऑफ टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया। ओके, चलो अब आगे चलते हैं। फिर आपके आते हैं अगेन नॉन स्टोइकोमेट्रिक, स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट हमने कर लिया, स्टोइकोमेट्रिक अब हमने करने हैं नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स। दीज आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें क्या है, इसमें जो स्टोइकोमेट्रिक रेशियो है वो सेम नहीं रहती, उसमें प्रॉब्लम आती है। जैसे कि सपोज करो मैं एफयू का केस ले रहा हूँ, इसमें कटायन एंड अनायन की रेशियो जो है दैट इज 1:1। अगर मेरा एफ पी 900 है, एफ पी टू पॉजिटिव 100 है, तो ओ टू नेगेटिव भी 100 ही है, तो रेशियो क्या बनी, रेशियो इज 1:1। ओके, अगर मैं रेशियो लेता हूँ एफ पी अपॉन ओ की, तो दैट इज 1:1। तो ये आपका क्या है, दिस इज ए, मतलब यहाँ पे रेशियो मेंटेन है। बट जब डिफेक्ट होने के बाद क्या हुआ, जो एफ पी है इट गॉट डिक्रीज्ड। अब एफ पी कितने हैं, एफ पी टू पॉजिटिव ये 95 है, एंड ओ टू नेगेटिव कितने हैं, ये 100 है। ठीक है, तो नाउ रेशियो इज एफ इज 0.95 एंड ओ इज 1। अब कैटायन एंड अनायन की रेशियो 1:1 नहीं रही, तो इसको बोलेंगे नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट। तो रेशियो बिटवीन कैटायन एंड अनायन गेट्स चेंज। फर्स्ट पॉइंट तो इंपॉर्टेंट है, स्टाइकोमेट्री इज नॉन मेंटेन, गिवन स्टाइकोमेट्री मेंटेन रही। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑल्सो गेट्स चेंज। अब ये मॉलिक्यूलर फार्मूला का मतलब क्या है, ये 1:1 फार्मूला नहीं रहा,
एलिमेंट्स तो सेम ही है, Fe and O है, बट यहाँ पे 1:1 की नहीं रही, वो चेंज हो गया। तो मॉल का फॉर्मूला भी आपका ये चेंज हो गया। अब कौन कौन से हैं ये? सबसे पहले तो आता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट। ये दो टाइप का होता है, बाय अनायन वैकेंसीज, बाय प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायंस। मेटल ज्यादा होगी, नॉन मेटल कम होगी। मेटल का मतलब क्या है, कैटायन ज्यादा होगा और अनायन कम होगा। दूसरा होता है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, मेटल कम हो जाएगी, नॉन मेटल ज्यादा होगी। अब इन दोनों को हमने स्टडी करना। सबसे पहले तो आपका आता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट, दैट इज द अनायन वैकेंसीज। तो मेटल एक्सेस में अनायन वैकेंसीज का मतलब क्या है कि यहाँ पे आपकी जो कटायन है, ठीक है, इट इज इन एक्सेस। मेटल इज इन एक्सेस एज कंपेयर टू द नॉन मेटल। जो कटायन होगा वो आपका अनायन से ज्यादा होगा। अब जैसे, पर एक चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक है वो मेंटेन रहेगी। जैसे कि सपोज करो ए पॉजिटिव बी नेगेटिव है, यहाँ पर सपोज करो एक क्रिस्टल लैटिस है, इसमें ए पॉजिटिव 100 है एंड बी नेगेटिव भी आपका 100 है। अब डिफेक्ट हुआ, ए पॉजिटिव पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, वो तो 100 ही रहा, पर बी नेगेटिव चला गया, ठीक है, पर यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन छोड़ गया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कहीं से बाहर से आ गया। तो बी नेगेटिव कितना है, इट इज 99। तो अब रेशियो क्या होगी, इट इज A1B 0.9। हालांकि इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी मेंटेन्ड है, क्यों? क्योंकि बाहर से एक नेगेटिव चार्ज आ गया, पर मेटल इज मोर और नॉन मेटल इज लेस, कैटायन इज मोर, अनायन इज लेस। तो उसको बोलेंगे मेटल एक्सेस डिफेक्ट। अनायन इज मिसिंग फ्रॉम इट्स लैटिस है, क्रिएटिंग नाइन वैकेंसी व्हिच इज ऑक्यूपाइड बाय एन इलेक्ट्रॉन। अब ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड होता है, उसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड द एफ सेंटर। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द एफ सेंटर। एफ स्टैंड फॉर द फाब, फाब सेंटर। अभी आगे इसको क्लियर करता हूँ। नाउ ये किसमें क्लियर, ये सबसे ज्यादा कौन सा शो करता है, ये शो करता है NaCl। NaCl शो करता है आपका मेटल एक्सेस डिफेक्ट। अब ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट कैसे शो करता है उसको समझते हैं। हमने NaCl का कोई क्रिस्टल लिया, दिस इज द क्रिस्टल ऑफ NaCl, ओके, और उसको सोडियम वेपर में हम हीट कर रहे हैं। आप ये कह सकते हो कि यहाँ NaCl का क्रिस्टल लेके उसको सोडियम के वेपर्स में हम हीट कर रहे हैं। जब सोडियम के उसको वेपर में हमने हीट किया तो होगा क्या, यहां से क्या होगा, Cl नेगेटिव निकल जाएगा। जो इस पोजीशन में Cl नेगेटिव था वो क्या गया, वो निकल गया, ओके। और जो सोडियम वेपर है यहाँ पर Na वेपर, वो उसके साथ कंबाइन कर गया, ठीक है, उसके साथ कंबाइन करके क्या बना गया, NaCl प्लस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, वो रिलीज होगा। क्यों रिलीज होगा, क्योंकि जब Na ने Cl नेगेटिव से कंबाइन करना है तो उसको 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर गया। अब ये इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज होके यहाँ पे आके इंट्रैप हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी शो किया गया कि जो Na है, Na पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है और इलेक्ट्रॉन दे रहा है, फिर Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव से मिलके NaCl बना रहा है, जो कि डिफ्यूज, मतलब NaCl डिपॉजिट कहाँ होता है, सरफेस के ऊपर वो डिपॉजिट हो जाता है। अब ये अंदर क्या है, अंदर इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज होके यहाँ पर आके बैठ गया। नाउ इस इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, इस इलेक्ट्रॉन का एक नाम होता है, द इलेक्ट्रॉन इंट्रैप्ड इन द अनायनिक वैकेंसी, इट इज कॉल्ड द एफ सेंटर। इसको बोलते हैं एफ सेंटर। इसकी फुल फॉर्म होती है आपकी फाब सेंटर, FABRE। नाउ फाब का, फाब एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है कलर या लस्टर। अब इसका नाम एफ सेंटर क्यों डाला गया है, या फाब सेंटर इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये इसके कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ द NaCl। अब ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है कि जो ये इसका कलर होगा, इट विल बी येलो इन नेचर। क्यों येलो इन नेचर होगा, अब इस फाब सेंटर में आपका इलेक्ट्रॉन इंट्रैप्ड है। अब क्या होता है, इस इलेक्ट्रॉन पे मैंने व्हाइट लाइट को डाला, ठीक है, तो इसने क्या करना है, व्हाइट लाइट का कुछ कंपोनेंट येलो, येलो कलर को क्या करेगा, वो अब्सॉर्ब कर लेगा।
और रिफ्लेक्ट कौन सा करेगा, सॉरी मैं गलत बोल गया, इसके जो वॉयलेट कलर है उसको क्या कर लेगा, वो अब्जॉर्ब कर लेगा। और रिफ्लेक्ट कौन सा कलर करेगा, येलो, क्योंकि इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स का मतलब क्या होता है, पर्टिकुलर को अब्जॉर्ब करता है, व्हाइट लाइट में सारे कलर्स होते हैं, तो एक पर्टिकुलर कलर को ऑब्जॉर्व करेगा, उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर को रिफ्लेक्ट कर देगा, और उस रिफ्लेक्ट कलर हमको दिखाई देगा, तो वो ही उस कंपाउंड का कलर होगा। तो यानी कि जब NaCl को मैं सोडियम वेपर में हीट करूंगा, तो वैसे उसका कलर व्हाइट होता है, क्योंकि उसमें कोई इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड तो होता नहीं, पर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो गया, और यहाँ पे लाइट आपकी गिर रही, लाइट आपकी फॉल कर रही है, वायलेट कलर को ऑब्जॉर्व कर रहा है, तो वायलेट कलर को ऑब्जॉर्व करके बेसिकली वो वाइब्रेट करता है, और येलो कलर को वो रिफ्लेक्ट कर देता है, तो उसकी वजह से कलर क्या नजर आता है आपको, कि दिस क्रिस्टल इज ऑफ येलो कलर। ठीक है, ये व्हाइट से आपका येलो में कन्वर्ट हो जाता है। तो यानी कि NaCl प्लस Na से आपको कलर कौन सा मिलेगा, येलो। पर सपोज करो मैं NaCl नहीं ले रहा, मैं LiCl ले रहा हूँ, लिथियम क्लोराइड, और उसको लिथियम वेपर के साथ में हीट कर रहा हूँ, तो मुझको पिंक कलर मिलेगा, पिंक, या कुछ बुक्स में इसको पर्पल कलर भी लिखा हुआ है, और KCl प्लस K में मुझको वॉयलेट कलर मिलेगा। तो ये कलर्स को याद रखना है, क्योंकि कंपटीशन में पूछा गया है। In the case of NaCl, it is yellow color. In the case of lithium chloride crystal, it is the pink color. And in the case of KCl, it is the violet color. तो इसमें दो तीन क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन तो बनता है, व्हाट इज एफ सेंटर? द इलेक्ट्रॉन entrapped in the anionic vacancy is called the F center. F stands for the fab. Fab मतलब color. Second thing, why it shows the yellow color? Because the electron entrapped in the F centers absorbs the violet color, ठीक है, and emit the and release the yellow color, therefore it shows the yellow color। ठीक है, ये बात समझ में आती है? दिस इज ओके? यस सर। ओके, तो फर्स्ट हमने कर लिया मेटल एक्सेस डिफेक्ट। ओके, अब सेकंड हम करेंगे मेटल एक्सेस डिफेक्ट एक्स्ट्रा कैटायंस। ओके, अब एक्स्ट्रा कैटायंस इन द इंटरस्टिशियल साइट्स, अब हमने ये करना है। अब यहाँ पे क्या करना है कि एक एक्स्ट्रा कैटायन जो होगा, वो इंटरस्टिशियल साइट्स में ऑक्यूपाई करेगा। यहाँ पे तो क्या किया था, अनायन चला गया था, अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये एक एक्स्ट्रा कैटायन इंटरस्टिशियल साइट्स में ऑक्यूपाई होगा। अब इस केस में क्या होगा, जब कैटायन इज मिसिंग फ्रॉम इट्स लैटिस साइड, कैटायन अपनी लैटिस साइड से मिसिंग होगा और इंटरस्टिशियल साइट में प्रेजेंट होगा, बट अनायन लीव्स द अनायनिक साइट, इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द इंटरस्टिशियल साइट्स। नंबर ऑफ कैटायंस नंबर ऑफ अनायंस के से ज्यादा होंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज मेंटेन। अब इसको एक एग्जांपल समझाता हूँ, वो समझ में आएगा। एक जेटानो का एग्जांपल है, जो कि काफी फेमस है और पूछा जाता है अगेन एंड अगेन। जो जेटानो है, वो इस डिफेक्ट को शो करता है। नॉर्मली जो जेटानो का कलर होता है वो व्हाइट होता है, क्योंकि इसके पास कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होते। जिसके पास भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, सारे पेड इलेक्ट्रॉन होंगे, उसका कलर क्या होगा, व्हाइट। नाउ दिस इज द क्रिस्टल ऑफ ZnO। ये ZnO का क्रिस्टल है। सपोज कर लो Zn2 पॉजिटिव 100 है, और O2 नेगेटिव भी आपके 100। ठीक है, अब हुआ क्या, इसको हीट किया गया। ठीक है, नाउ जो Zn2 पॉजिटिव है, वो तो आपका अपनी लेटिस, अब वहां इसको शो नहीं किया हुआ, चलो यहाँ पे मैं बना देता हूँ कि यहाँ पर एक Zn2 पॉजिटिव था, और यहाँ पर एक O2 नेगेटिव। ठीक है, नाउ जब इसको हीट किया गया, तो Zn2 पॉजिटिव यहाँ से ब्रेक होके ये लैटिस साइट में आके ऑक्यूपाई हो गया, और जो O2 नेगेटिव है, ठीक है, ये आपका ऑक्सीजन में कन्वर्ट होके यहाँ से निकल गया, पर दो इलेक्ट्रॉन दे के गया। अब वो दो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर आके फिट हो गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके सेटल हो गया, तो पर ऑक्सीजन चला गया। तो Zn2 पॉजिटिव तो 100 ही रहे हैं, Zn2 पॉजिटिव में कोई फर्क नहीं पड़ा, वो 100 ही रहे, पर O2 नेगेटिव कितना हो गया, दैट इज 99। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा कैटायन है,
अनायन कम हो गया पर कटायन आपके एक्स्ट्रा है। नाउ ZnO को हीट किया तो Zn2 पॉजिटिव हाफ O2 जो कि निकल गया, इट इज एस्केप फ्रॉम द लैटिस, एस्केप फ्रॉम सॉलिड। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, टू इलेक्ट्रॉन्स, इट इज ट्रैप्ड इन द इंटरस्टिशियल साइट्स, ये इंटरस्टिशियल साइट्स में क्या हो गए, इंट्रैप हो गए। नाउ इस किस्म के डिफेक्ट को क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड द एक्स्ट्रा कैटाइंस, इसमें आपके एक्स्ट्रा कैटाइंस है। और दूसरा इसका कलर क्या हो जाएगा, इसका कलर हो जाएगा आपका येलो। रीजन बीइंग येलो इसलिए हो गया क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए। जब भी लाइट यहाँ पर गिरेगी इसके ऊपर तो ये वाइब्रेट करेगा, कुछ कलर को ऑब्जॉर्व कर लेगा, बाकी को रिफ्लेक्ट करेगा। जिस कलर को रिफ्लेक्ट करेगा दैट विल बी ऑफ द येलो। तो एक क्वेश्चन आता है, व्हाई ZnO becomes yellow on heating? ZnO is white but turns yellow on heating due to release of oxygen gas and presence of unpaired electron. ऑक्सीजन गैस निकल गई, अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उस अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से ये आपका क्या है, इट इज येलो इन नेचर। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो ZnO व्हाइट है वो इंसुलेटर है क्योंकि उसमें कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। बट ZnO येलो, इट इज सेमीकंडक्टर क्योंकि इसमें दो अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गए। जब भी आपके पास में अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे या चार्ज प्रेजेंट होगा विच कैन फ्लो, स्टैटिक चार्ज नहीं, ठीक है, जैसे कि आयनिक सॉलिड में स्टैटिक चार्ज होता है विच कैन नॉट फ्लो, तो वो आपके क्या होते हैं, इंसुलेटर्स। बट अगर चार्ज मूवेबल है तो वो आपका कंडक्टर या सेमी कंडक्टर। सो दिस वाज द मेटल एक्सेस इफेक्ट, ठीक है, विद एक्स्ट्रा कैटायंस। फिर आपका आता है मेटल डेफिशिएंट इफेक्ट। अब यहाँ पर मेटल की कमी होगी, पहले तो दो किसी में मेटल एक्सेस में थी, पर यहाँ पे मेटल की कमी होगी। अब इस मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट में क्या करते हैं कि जैसे सपोज करो दिस इज AB, ठीक है, तो AB में क्या है, A पॉजिटिव है और B नेगेटिव है, दोनों 100-100 है। A पॉजिटिव भी 100 है और B नेगेटिव भी 100 है। नाउ जो A है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि इसकी क्या है, वेरिएबल वैलेंसी है। वेरिएबल वैलेंसी का मतलब क्या होता है कि जैसे सपोज करो Fe होता है, Fe2 पॉजिटिव भी होता है, Fe3 पॉजिटिव भी होता है। तो Fe तो Fe रहा, पर यहाँ पर 2 पॉजिटिव है, यहाँ पर Fe3 पॉजिटिव है। Hg पॉजिटिव होता है, मर्क्यूरस आयन, और Hg2 पॉजिटिव भी होता है, ठीक है, दैट इज मर्क्यूरी। तो यहाँ पर जो A है, ए दो साइड्स, ये दो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, ए पॉजिटिव भी है और A2 पॉजिटिव भी। अब मैंने किया क्या, मैंने A2 पॉजिटिव को इसके साथ मिक्स किया, यहाँ पर ए पॉजिटिव को रिमूव करके A2 पॉजिटिव को ले आया। जैसे सपोज करो मैं यहाँ पर A2 पॉजिटिव को ले आया, या मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने ए पॉजिटिव, दो ए पॉजिटिव को हटा दिया और उसकी जगह एक A2 पॉजिटिव को ले आया, ठीक है। तो अब ए कितने हैं, ए तो 99 रह गए, मैंने दो ए पॉजिटिव को रिमूव कर दिया और एक A2 पॉजिटिव को ले आया। अब उस केस में देखो है क्या, ए पॉजिटिव की वैल्यू कितनी है, ए पॉजिटिव तो 98 है और A2 पॉजिटिव कितना है, 1, ठीक है। तो टोटल ए कितने हो गए, अगर मैं सिर्फ ए कैटायंस की बात करता हूँ तो ए कैटायंस हैं कितने, 99, और बी नेगेटिव कितने हैं आपके, 100। तो फार्मूला क्या बन गया है, A0.99B। अब यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना, ये ए तो है, पर ए में जो कैटायंस है वो दोनों डिफरेंट है। ए पॉजिटिव कितने हैं आपके, 98, और A2 पॉजिटिव कितने हो गए आपके, 1। उस तरीके से 99 बन रहा है, पर एटलीस्ट फार्मूला तो चेंज हो ही गया, नॉन स्टैक्योमेट्री तो हो ही गया। अब ए बी की रेशियो 1:1 तो रही नहीं, 0.99 to 1 होगी। तो मतलब क्या है कि these are the defects shown by the ionic compounds in which metallic cation shows the variable valencies like FeO, Fes, NiO। जो ऐसे कंपाउंड्स जिसमें मेटालिक कटायन जो है वो वेरिएबल वैलेंसी शो करता है, Fe हो गया, Fes हो गया, NiO, तो उनमें ये मेटल डेफिशिएंसी इफेक्ट होता है।
कटायन वैकेंसी क्रिएटर, यहाँ पर जो ये जनरेट हुई है दिस ब्लैक कलर, दिस इज ए कटायन वैकेंसी, ये एक किस्म की कटायन वैकेंसी आपकी जनरेट। इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी इज मेंटेन, हमारा जितनी भी डिस्कशन है उसमें इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी को मेंटेन होगी होगी। कोई भी आयनिक कंपाउंड है अगर उसमें इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी को मैं मेंटेन नहीं कर रहा हूँ तो उसकी एग्जिस्टेंस इट इज सब्जेक्ट टू सस्पिशन, क्योंकि अगर वो चार्ज है, इफ सम क्रिस्टल एटम इज चार्ज, तो वो कुछ ना कुछ रिएक्ट करेगा ही, वो स्टेबल नहीं रहेगा। ठीक है, ओके, वो स्टेबल नहीं रह सकता, वो किसी ना किसी से रिएक्ट कर ही जाएगा। तो यहाँ पर जितना भी हम डिफेक्ट स्टडी कर रहे हैं उसमें इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को तो मेंटेन करना ही करना है, दैट इज द अटमोस्ट असेंशियल कंडीशन। अगर वो कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही तो क्रिस्टल लैटिस भी आपका डैमेज हो जाएगा, इट विल नॉट एग्जिस्ट। चलो आगे चलते हैं। अब इसमें एक न्यूमेरिकल करते हैं, वो बहुत बार ये न्यूमेरिकल आता है, तो ये न्यूमेरिकल को स्टडी करते हैं। नंबर ऑफ न्यूमेरिकल इस टॉपिक पे आए हुए पड़े हैं, तो देखते हैं। ये जेई मेंस का क्वेश्चन है। एनालिसिस शोज दैट निकल ऑक्साइड हैज फार्मूला Ni 0.98O 1.00. What fraction of the nickel exists as the Ni2 positive and Ni3 positive ions? एक आपका कोई कंपाउंड है निकल ऑक्साइड Ni 0.98O 1.00, यानी कि नॉन स्टैक्योमेट्रिक तो है ही है। अब वो कहता है उसमें निकल Ni2 पॉजिटिव कितना है, ठीक है, और Ni3 पॉजिटिव कितना है, यानी कि निकल की दो ऑक्सीडेशन स्टेट है, जो Na2 पॉजिटिव है और Na3 पॉजिटिव है, वो कितना कितना एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे पिछला केस मैंने आपको समझाया था कि यहाँ पर 0.99 में या 99 में ए पॉजिटिव 98 है और A2 पॉजिटिव 1 है। तो सिमिलरली इस केस में Na2 पॉजिटिव कितना है, Na3 पॉजिटिव कितना है। अब इसको करने का एक थंब रूल होता है, वो हमेशा हमने याद रखना है। अब इसका सोल्यूशन क्या है, देखो। The ratio of Ni and O atom in pure nickel oxide, that is 1:1, no issue, 1:1 ही होगी अगर प्योर निकल ऑक्साइड है, जहां पे सिर्फ Na2 पॉजिटिव है। Let X be the number of Na2 positive atoms replaced by Ni3 atoms in the oxide. अब सपोज कर लो जो Ni3 पॉजिटिव है वो मैंने मान लिए कि वो X है, ठीक है। सपोज कर लो जो Na3 पॉजिटिव है, नंबर ऑफ Na3 पॉजिटिव आए वो X है, तो Ni2 पॉजिटिव कितने हुए, 0.98 माइनस, क्योंकि दोनों का सम क्या होगा, 98 होगा। मतलब 0.98, मतलब फार्मूला लेके चल रहा है 0.98, अगर ये x ले लिया तो दिस विल बी 0.98 माइनस x। नाउ ऑक्साइड इज न्यूट्रल इन नेचर, ऑक्साइड न्यूट्रल इन नेचर है, कोई चार्ज इसके ऊपर है नहीं, यानी कि टोटल चार्ज ऑन Ni एटम्स, जितना निकल एटम्स के ऊपर चार्ज है उतना चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम भी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। जितना भी कटायन के ऊपर चार्ज होगा उतना नाइन के ऊपर चार्ज होना चाहिए। अब इसके ऊपर चार्ज कितना होगा, अगर मैं NiO लिख रहा हूँ, O तो O2 नेगेटिव है, तो इसके ऊपर चार्ज कितना है, -2, ठीक है। तो उतना ही चार्ज इसके ऊपर पॉजिटिव होना चाहिए, यानी +2 होना चाहिए, ठीक है। तो +2 यहाँ पर लिख लिया। नाउ जो आपके Na2 पॉजिटिव आयंस हैं, दीज Na2 पॉजिटिव आयंस, उनके ऊपर चार्ज कितना हो गया, 2 इंटू 0.98 माइनस एक्स ब्रैकेट क्लोज प्लस ये x के ऊपर चार्ज कितना होगा, 3 इंटू एक्स, जो इसकी वैलेंसी है। ये रिलेशन समझ में आया, इसमें कोई डाउट है तो पूछो अभी, एनी डाउट। हेलो, नो सर। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लिया, 2 से मल्टीप्लाई किया 1.96 माइनस 2x प्लस 3x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 0.04, ठीक है। x की वैल्यू आ गई 0.004, ओके। यानी कि ये किसकी आई, ये आई आपकी Ni3 पॉजिटिव की। Ni3 पॉजिटिव आयन कितने आए, 0.04। तो Ni2 पॉजिटिव कितने आए होंगे, इट वुड बी 0.94, ठीक है। 0.98 माइनस 0.04 कर दिया 0.94। अब ये परसेंटेज ऑफ फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, तो Ni3 पॉजिटिव आयन कितने होंगे, नंबर ऑफ Ni3 पॉजिटिव एटम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ Ni एटम्स,
तो 0.04 अपॉन 0.98 इंटू 100 दैट इज 4.01, और जो पेंडिंग रहेगी दैट इज 95.99%, वो क्या होंगे, दैट विल बी द Ni2 कॉस्ट। ओके, तो ऐसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए हुए हैं, जेई मेंस में आए हैं, जेई एडवांस में आए हैं। तो ये टॉपिक समझ, ये क्वेश्चन समझ में आया, ये स्पेशली मैंने न्यूमेरिकल इसीलिए डाला था कि ये आपको क्लियर होना चाहिए। ये नॉन स्टैक्योमेट्री डिफेक्ट जो होता है ड्यू टू वेरिएबल वैलेंसी, दिस इज ओके। यस सर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। फिर आता है इम्प्योरिटी डिफेक्ट, दिस इज थर्ड टाइप ऑफ डिफेक्ट। पहला स्टैक्योमेट्री था, दूसरा नॉन स्टैक्योमेट्री था, थर्ड इज द इम्प्योरिटी डिफेक्ट। अब इम्प्योरिटी डिफेक्ट में क्या होता है आपका, हम एक फॉरेन एलिमेंट को ऐड करते हैं, वो फॉरेन एलिमेंट इधर कटायन और इधर अनायन, उन दोनों में से किसी को भी रिमूव कर सकता है। मैंने सपोज करो कटायन को रिमूव कर रहा हूँ, यहाँ पर ए पॉजिटिव कटायन है, ए पॉजिटिव कटायन है, सपोज कर लो ए पॉजिटिव कटायन है 100, नो इशू। बी नेगेटिव अनायन है दैट इज 100, तो रेशियो क्या होगी आपकी 1:1 होगी, दैट इज ए बी, नो इशू। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर एक फॉरेन एलिमेंट को ऐड किया जो क्या है X2 पॉजिटिव है, ठीक है। उसको मैंने इस ए पॉजिटिव की जगह लेके आया, तो मुझे दो रिमूव करने पड़ेंगे क्योंकि इसमें दो पॉजिटिव आ जाए, इस पे सिंगल है। तो मैंने इसको यहाँ पे प्लेस कर लिया X2 पॉजिटिव को, पर मुझे एक और रिमूव करना पड़ेगा क्योंकि ये पॉजिटिव तो रिमूव होगा ही होगा, मैंने इलेक्ट्रिक वैल्यू को मेंटेन करना है, तो मुझे इसको उड़ाना पड़ा जो इसकी विसिनिटी में है। ये भी उड़ा सकता था, चलो मैंने इसको उड़ा दिया। तो यहाँ पर एक किस्म की ये कटायन वैकेंसी को मैंने जनरेट कर दी। दूसरा एक और काम भी हो गया कि ये में से ए पॉजिटिव एक निकल गया है, ठीक है, मतलब दो ए पॉजिटिव निकले, यहाँ पे कटायन वैकेंसी जनरेट होगी। अब यहाँ पर जो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बनेगा उसको ध्यान से देखो, ए 0.98 हो गया अब, क्योंकि दो निकल गए थे। बी की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो बी तो वन ही है। दूसरा जो एक्स है इट इज 0.01, क्योंकि ये भी बीच में एक आ गया, ठीक है। तो यानी कि आप ये मान के चलो कि ये एक किस्म का नया मॉलिक्यूलर फार्मूला जनरेट हो गया, ठीक है। इसीलिए इसको स्टाइकोमेट्रिक नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट में मैं नहीं डाल रहा था। रीजन बीइंग, नॉन स्टाइकोमेट्री का मतलब क्या होता है कि वहां पे बाहर की स्टाइकोमेट्री में कोई फर्क नहीं पड़ा है, मतलब बाहर से फॉरेन एलिमेंट नहीं आया, ए बी था, अब ये ए 0.99 बी हो गया, तो ए तो ए ही रहा, बाहर से कुछ ऐड नहीं हुआ, सिर्फ स्टाइकोमेट्री में फर्क पड़ गया। पर मॉलिक्यूलर फार्मूला में चेंज नहीं पड़ा था, मतलब कहने का मतलब ए बी ही रहा। पर यहाँ पर एक नया कंपाउंड जनरेट हो गया ये, क्योंकि एक्स बाहर से आ गया। तो इसमें और इसमें दोनों में फर्क है, क्योंकि यहाँ पर एक फॉरेन एलिमेंट प्रेजेंट है, तो इसलिए इसको नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट में नहीं डाल सकते। पर कई बुक्स में डाला गया है, वो गलत है। अगर इम्प्योरिटी डिफेक्ट को नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट में कोई बुक डाल रही है, नोट्स डाल रही है, तो वो गलत है, नहीं बन सकता, क्योंकि ये एक नया आपका क्रिस्टल लैटिस डिफाइन हो गया, तो इसको नॉन स्टैक्योमेट्री कैटेगरी में नहीं डाल सकते। पर चलो डाला हुआ है कईयों ने, पर इसको हमने अलग से ट्रीट करना है। नाउ इसमें क्या है, इट इज शोन बाय द आयनिक कंपाउंड इन विच मेटालिक कैटायन इज रिप्लेस्ड बाय द फॉरेन एटम ऑफ हायर वैलेंसी। हायर वैलेंसी वे के रिप्लेस करेंगे कैटायन को, तो इसमें कैटायन वैकेंसी या कैटायन वैकेंसीज आर क्रिएटेड, एक भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है। इलेक्ट्रिक लोटेलिटी इज मेंटेन, इलेक्ट्रिक लोटेलिटी आपकी मेंटेन रहेगी। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे NaCl है, इसको मैंने SrCl2 से मिक्स किया। अब SrCl2 में क्या होता है, Sr2 पॉजिटिव। अब यहाँ से इस Na पॉजिटिव को इसने उड़ा दिया, Sr2 पॉजिटिव की जगह आ गया, और इस Na पॉजिटिव को भी उड़ाना पड़ा क्योंकि Sr2 पॉजिटिव दो है, तो ये कैटायन कैसे जनरेट होगी, दिस इज द फॉरेन एटम Sr2 पॉजिटिव। सिमिलरली अगर AgCl और CdCl2 को करता हूँ तो यहाँ पर Cd2 पॉजिटिव है, तो Cd2 पॉजिटिव तो यहाँ पर आ गया, पर एक आपने Ag पॉजिटिव को और उड़ाना पड़ा। तो ये चीज और ये चीज, ये क्या है, दोनों कटायन वैकेंसीज है। ओके, नाउ अगर सपोज करो मैं यहाँ पे NaCl को मिक्स करता हूँ AlCl3 के साथ,
सपोज कर लो मैंने AlCl3 के साथ इसको मिक्स किया और यहाँ पर ये Al3 पॉजिटिव है, तो कितनी केटायन वैकेंसी जनरेट होंगी? उस केस में क्या होगा, आपकी 2 केटायन वैकेंसी जनरेट हो जाएंगी। यहाँ पे तो एटम आ गया और 1 केटायन वैकेंसी जनरेट कर दी। पर सपोज करो यहाँ पर आपका AlCl3 है, तो Al जो आपका Al3 पॉजिटिव है वो इस Na पॉजिटिव को रिमूव करेगा और एक और Na पॉजिटिव को हटाएगा। यहाँ पर तो Al3 पॉजिटिव आ गया, पर हमने हमेशा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करना है, तो इस Na पॉजिटिव को रिमूव किया, यहाँ पर एक केटायन वैकेंसी जनरेट होगी, इसको भी मुझको रिमूव करना पड़ेगा। यानी कि Sr2 पॉजिटिव ये 1 केटायन वैकेंसी को जनरेट करता है, बट अगर मैं Al3 पॉजिटिव को लेता तो ये 2 केटायन वैकेंसी को जनरेट करता। तो इस चीज का ध्यान रखना कि हम किसके साथ में इसको मिक्स कर रहे हैं। मिक्स करने को बोलते हैं डोपिंग। जब भी हम फॉरेन एलिमेंट को लेके आते हैं तो उसको डोपिंग बोलते हैं। दिस इज ओके, ये समझ में आता है? इस पे भी क्वेश्चन काफी आए होंगे। ये क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। अगर सपोज करो मैं इसको मिक्स करता KCl के साथ में, अगर KCl के साथ मिक्स करता तो K पॉजिटिव तो यहाँ पर आ जाना था, पर कोई कैटायन वैकेंसी जनरेट नहीं होनी थी, क्योंकि यहाँ पर दोनों की जो क्या कहते हैं वैलेंसी है दैट इज सेम, तब कोई फर्क नहीं पड़ना था। तो ये इम्प्योरिटी डिफेक्ट इट क्रिएट्स द कैटायन वैकेंसीज। अब उसमें क्वेश्चन आते हैं, वो करवाऊंगा बाद में, पर आपने हमेशा वैलेंसी को चेक करना है कि जो फॉरेन एलिमेंट आप ऐड कर रहे हो व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ इट। तो ये हमारे थे पॉइंट इफेक्ट्स। ठीक है, अब आते हैं लाइन इफेक्ट्स। ये कंपटीशन में पूछे जाएंगे आपसे, कभी भी CBSE का पार्ट ये नहीं है, ना पूछेगा कोई, और उसमें भी एडवांस में पूछेंगे, जेई मेंस में कम ही पूछते हैं। तो व्हाट इज लाइन इफेक्ट्स? लाइन इफेक्ट्स आर द रेगुलरिटी इरेगुलरिटीज और डिविएशन फ्रॉम द आइडियल अरेंजमेंट इन एंटायर रोज ऑफ लैटिस पॉइंट। वहां पे 1 लैटिस पॉइंट था, पर यहाँ पर इंटायर रो में प्रॉब्लम आएगी। जैसे कि सपोज करो, एक बिल्कुल क्लियर कट केस क्या है कि जैसे सपोज करो ये आपकी एक रो कंप्लीट है, जैसे कि सपोज करो यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे इसकी एक रो आपकी जो है दैट इज 1 रो, ये कंप्लीट है। उसके बाद में दिस इज द सेकंड रो, ये कंप्लीट है। दिस इज द थर्ड रो, इट इज कंप्लीट। ओके, यहाँ पे आके ये रो कंप्लीट नहीं होती, दिस इज इनकम्प्लीट रो। तो इस पूरी रो में प्रॉब्लम आ गई, आगे पूरी रो मिसिंग है, रो होनी चाहिए थी पर रो दैट इज मिसिंग। तो इसको आप बोलेंगे इट इज द लाइन डिफेक्ट, पूरी लाइन में प्रॉब्लम आ गई है, तो दिस इज द लाइन डिफेक्ट। तो इससे इसको क्या बोलेंगे, दिस विल बी लाइन डिफेक्ट। अब इसमें होगा क्या, इंटरएटॉमिक बॉन्ड सिग्निफिकेंटली डिस्टॉर्टेड इन इमीडिएट विसिनिटी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। देखो अब ये यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम आई, तो यहाँ पे जो ये एटम्स हैं ये एक दूसरे के क्लोज आ गए। अगर सपोज करो स्ट्रेट लाइन होती, यहाँ पे एटम्स प्लेस होते तो ये प्रॉपरली लोकेटेड होते, पर अब ये एक दूसरे की विसिनिटी में आना स्टार्ट हो गए ड्यू टू दिस प्रॉब्लम। तो जो भी इसकी विसिनिटी में लाइंस होगी एटम्स की वो हमेशा डिस्टॉर्ट हो जाएगी। डिसलोकेशन अफेक्ट्स द मैकेनिकल प्रॉपर्टी, ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को अफेक्ट करेगी। वो कैसे? इसको ब्रिटल बनाएगी, क्योंकि अब एक दूसरे क्लोजर आ गया तो इसमें टूटने में आसानी होगी। दिस लोकेशन विल मेक द आपका जो क्रिस्टल लैटिस है मोर ब्रिटल। फिर उसके बाद में एक आती है एज डिसलोकेशन और स्क्रू डिसलोकेशन। एज डिसलोकेशन क्या है कि जैसे सपोज करो ये आपका एज है, ठीक है, जो भी आपको बताया था, ये एक्स्ट्रा रो ऑफ एटम्स हैं जो कि इसको डिसलोकेट कर रही हैं बाकी चीजों को। अब ये पॉजिटिव डिसलोकेशन, नेगेटिव डिसलोकेशन,
वन इज इन द प्लेन, सेकंड इज आउट ऑफ द प्लेन। अब उसको रहने दो, बस ये याद कर लो कि दिस इज पॉजिटिव डिसलोकेशन एंड सेकंड इज द नेगेटिव डिसलोकेशन। और सेकंड आपकी आती है स्क्यू डिसलोकेशन। स्क्यू डिसलोकेशन का मतलब क्या होता है, द लैटिस या एटॉमिक प्लेन्स फॉलो हेलिकल और स्पाइरल अलोंग द डिसलोकेशन लाइन। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे आपकी जो ये आपकी डिसलोकेटेड लाइन है, दिस लाइन, उसके अराउंड आपकी जो प्लेन्स होंगे, अभी आपको ये प्लेन नजर आ रहा है कि एक किस्म का ये सर्कुलर आपका वो बन रहा है। देखो ये फ्लैट है, दिस इज फ्लैट, ये फ्लैट है, ये भी फ्लैट है। जहां पे आपकी डिस्टॉर्शन आई है वहां पे ये एक सर्कुलर पाथ को लेके आ रहा है। तो दैट इज थिंग इज कॉल्ड द हेलिकल और स्पाइरल पाथ अलोंग द डिसलोकेशन लाइन। तो इसको स्क्रू डिसलोकेशन बोलते हैं कि जहां पे आपका एक हेलिकल पाथ या स्पाइरल पाथ अलोंग द डिसलोकेटेड लाइन जनरेट होता है। थैंक यू, इतना ही है इसमें। नाउ इन द एंड परफेक्शन इज द गिफ्ट्स ऑफ द गॉड्स, few can boast they possess it and most of you my dears don't। अब इसका मतलब क्या है कि जो परफेक्शन है ये गॉड्स का गिफ्ट है। गॉड किसी को गिफ्ट करते हैं कि यू आर परफेक्ट और यू आर नॉट परफेक्ट। कुछ लोग बोस करते हैं कि वी आर परफेक्ट, पर जो लोग बोस करते हैं, जो ये शेखियां मारते हैं कि हमें सब कुछ आता है, जनरली उनको आता नहीं है। तो कभी भी सोचो कि हम परफेक्ट हैं, हमें कुछ ना कुछ हमेशा कुछ ना कुछ सीखना ही है। ठीक है, चलो ऑन द लाइटर नोट ये खत्म होता है, तो इसको रिवाइज कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है डिफेक्ट्स। इस पे नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हैं वो आते हैं। अभी हमने कुछ स्किप कर दिए थे क्वेश्चन, वो इन्हीं पे बेस्ड थे, तो इसको हम आप रिवाइज कर लेना। तो कल जो क्लास है वो 5:30 पे होगी आपकी। सर ये तो पूरा चैप्टर खत्म हो गया? नहीं नहीं, चैप्टर नहीं खत्म हुआ, अभी तो इसमें इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पेंडिंग है अभी, और उसमें वो भी पेंडिंग है अभी, ब्रैग इक्वेशन है, प्लस एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री है। तो अभी 2 लेक्चर लगेंगे भी और, पर इस टॉपिक को रिवाइज कर लेना। आज मैं इतना ही करवा रहा हूँ, तो मैं इस क्लास को एंड कर